सबसे पहले हम एनाल्जेसिक्स के मतलब को समझ लेते हैं। एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के दर्द को, किसी भी टाइप के पेन को कम करने का काम करते हैं, बिना हमें बेहोश किए, बिना हमारे कॉन्शियसनेस को लॉस किए। इसके बाद हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग दैट रिड्यूस पेन बाय एक्टिंग ऑन ओपियोइड रिसेप्टर्स। Along with pain relief, these drugs can cause drowsiness, sedation and sleepiness। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं और उस एक्शन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का दर्द या फिर किसी भी टाइप का पेन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसी के साथ साथ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस, सिडेशन एंड स्लीपीनेस को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोला जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है नेचुरल ओपियोइड्स, दूसरा है सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स एंड लास्ट है सिंथेटिक ओपियोइड्स। अगर हम बात करें नेचुरल ओपियोइड्स की, तो इसके एग्जांपल्स है मॉर्फिन एंड कोडीन। अगर हम बात करें सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स की, सो इसके एग्जांपल है ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन एंड हेरोइन। अगर हम बात करें सिंथेटिक ओपियोइड्स की, सो इसके एग्जांपल है फेंटेनिल, मेथाडोन, ट्रेमाडोल एंड पैथिडिन। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्शन किस तरीके से दिखाता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स इंटरैक्ट विद वेरियस ब्रेन रिसेप्टर्स प्रोड्यूसिंग मल्टीपल इफेक्ट। They produce analgesic effect and reduces pain. They also produce euphoria and sedation which lead to sleep and drowsiness. Opioids also stimulate the chemoreceptor trigger zone in the medulla, which can cause vomiting. They can also cause respiratory depression. Additionally, opioids have an antitussive action by suppressing the medullary curve center. Opioid analgesics हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाता है और उसी के वजह से हमारे ब्रेन के अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले ओपियोइड्स एनाल्जेसिक हमारे ब्रेन के अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का पेन या फिर किसी भी टाइप का दर्द रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे ब्रेन के अंदर यूफोरिया कंडीशन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे ब्रेन के अंदर एक एक्साइटमेंट कंडीशन को प्रोड्यूस करने का काम कर सकता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे ब्रेन के अंदर सीडेशन प्रोड्यूस करता है और इसी सीडेशन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस हमें होने लगता है और हमें स्लीप भी महसूस होना चालू हो जाता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जाके स्टिमुलेट करता है और इसी के वजह से हमें नौजिया एंड वोमिटिंग फील होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और लास्ट में ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे ब्रेन के अंदर मेडुलरी कर्व सेंटर को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कर्व को एकदम ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और एंटी टसिव इफेक्ट हमें दिखाई देता है, यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे बॉडी के अंदर कफ वाले डिजीज को खत्म करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओपियोइड एनाल्जेसिक कॉजेज कॉन्स्टिपेशन बाय इनहिबिटिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इनहिबिट करने का काम करता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट कॉजेज वैसोडाइलेशन विच में लीड टू लो ब्लड प्रेशर एंड कॉज हाइपोटेंशन। ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर वैसोडाइलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है और हमें हाइपोटेंशन कंडीशन दिखाई दे सकता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कॉजेज यूरिनरी रिटेंशन एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। ओपियोइड एनाल्जेसिक
एनाल्जेसिक्स हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी रिटेंशन करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें यूरिनेशन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से हमें पेशाब करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखने मिल सकती हैं। इसके बाद है आइज़। ओपियोइड एनाल्जेसिक कॉजेज़ प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे आँखों के अंदर प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम कर सकता है। यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक हमारे आँखों के अंदर जो प्यूपिल का साइज़ है, उसको एकदम छोटा करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट है बाइल डक्ट। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स प्रोड्यूसेस स्पाज्म इन द बाइल डक्ट एंड पेन इन द बाइल डक्ट। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे बाइल डक्ट के अंदर स्पाज्म कंडीशन प्रोड्यूस करने का काम करता है और इसी के वजह से हमारे बाइल डक्ट के अंदर पेन होना चालू हो जाता है। यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हमारे बाइल डक्ट को एकदम मरोड़ने का काम कर सकता है, एकदम टाइट करने का काम कर सकता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम डोजेस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड इसको डॉक्टर कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है मॉर्फिन। मॉर्फिन का नॉर्मल डोज 10 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम होता है और इसको ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। मॉर्फिन को इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए भी लिया जाता है और इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए इसका नॉर्मल डोज 10 मिलीग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम होता है। मॉर्फिन को सबक्यूटेनियस रूट के जरिए भी लिया जाता है और सबक्यूटेनियस रूट के जरिए इसका नॉर्मल डोज 2 मिलीग्राम से लेकर 6 मिलीग्राम होता है। मॉर्फिन को इंट्रावेनस रूट के जरिए भी लिया जाता है और इंट्रावेनस रूट के जरिए मॉर्फिन का नॉर्मल डोज 2 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट है कोडिन। कोडिन का नॉर्मल डोज 15 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम होता है और इसको ओरल रूट के जरिए हर 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करके लिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल का नॉर्मल डोज 50 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम होता है और इसको भी ओरल रूट के जरिए हर 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करके लिया जाता है। लास्ट है फेंटेनिल। फेंटेनिल का नॉर्मल डोज 25 माइक्रोग्राम से लेकर 100 माइक्रोग्राम होता है और इसको इंट्रावेनस रूट के जरिए लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का यूजेस क्या क्या है एंड इसको कौन कौन से डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। मॉर्फिन, कोडिन, फेंटेनिल एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड एज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि मॉर्फिन, कोडिन, फेंटेनिल और इसके साथ कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की तरह किया जाता है। मॉर्फिन इज ऑल्सो यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। मॉर्फिन का इस्तेमाल प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह भी किया जाता है। मॉर्फिन इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस सीडेशन एंड स्लीप। मॉर्फिन का इस्तेमाल सीडेशन एंड स्लीप को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। मॉर्फिन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। मॉर्फिन का इस्तेमाल डायरिया को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कोडिन इज यूज्ड एज एंटीटसिव टू ट्रीट कफ। कोडिन का इस्तेमाल एंटीटसिव एजेंट की तरह भी किया जाता है बहुत सारे कफ वाले डिजीज को ठीक करने के लिए। पैथिडीन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस लेबर पेन। पैथिडीन का इस्तेमाल एनाल्जेसिक्स की तरह किया जाता है लेबर पेन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर लेबर पेन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चे को डिलीवर कर रही होती है और डिलीवरी के दौरान जब उस फीमेल को पेन होता है, उसी पेन को हम बोलते हैं लेबर पेन और लेबर पेन को रिड्यूस करने के लिए पैथिडीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये तो था इंडिकेशन या फिर यूजेस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स ड्रग। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है या फिर अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हेड इंजरी। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी है, तो ऐसे कंडीशन में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिवर डिजीज के दौरान ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं।
इसके बाद है किडनी डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है या फिर अगर किसी पेशेंट का किडनी डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी है, तो ऐसे कंडीशन में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।